हेलो दोस्तों, सोशियो इकोनॉमिक नॉक के साथ नया मुद्दा, नई बात। क्या असर डालेगा ये हम पर? क्या बदल जाएगा हमारे समाज में? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। पैसा हमें प्रभावित करता है। पैसा रखने का ढंग, पैसा कमाने का ढंग, पैसे से पैसा बनाने का ढंग और पैसे से रिलेटेड हर ऐसी बात जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में हो रही होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। For example, if we are keeping our money in the banks or we are going for a loan to a certain bank or a NBFC, इस बात की संभावना बहुत है कि बैंक में हमें मिलने वाला इंटरेस्ट या बैंक से मिलने वाले लोन पर जितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो बातें मॉनेटरी पॉलिसी से प्रभावित हो रही हूं। अपने पिछले वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कि हमने ये बात की कि आखिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे गवर्न करता है, ऑपरेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, और अब इस वीडियो में हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स ही हमें सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली पैसों के मामले में प्रभावित करते हैं। इन लाइन विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, on 1st of April 1935, a bank was established which we now know as the Reserve Bank of India. आरबीआई की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उसके उस रूप में पहुंचाया जिस रूप में उसे हम आज देखते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के पारित होने के पीछे के ऐतिहासिक कारण अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि आरबीआई की स्थापना से 15-16 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ था और इन 15-16 सालों के समय के बीच में विश्व ने ग्रेट डिप्रेशन नाम की एक काली घटना को देखा था। देखा क्या था? उससे जूझ रही थी और गुलाम भारत में यह राजनीतिक सरगर्मियों का समय था और ऐसे समय में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस यहां कार्यरत था। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का समय वो समय था जिसमें हम उन्हीं झंझावातों से जूझ रहे थे जो ग्रेट डिप्रेशन जैसे बड़े तूफान का निर्माण करने वाले थे। इन सब बातों से दूसरे सभी मुल्क परेशान थे, सभी की करेंसीज प्रॉब्लम में थी, हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रॉब्लम में थी। इन सब वजहों से डॉक्टर अंबेडकर ने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सामने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1925 में। इस रिपोर्ट में दिए गए रिकमेंडेशंस इतने उपयुक्त प्रतीत हुए कमीशन के मेंबर्स को कि उसके आगे की घटनाएं आरबीआई एक्ट 1934 के पारित होने की दिशा में बढ़ गईं और उसका परिणाम आया आरबीआई की स्थापना के रूप में। अगर अर्थशास्त्र के अध्ययन के अलावा आपकी रुचि कुछ हिस्ट्री के अध्ययन में भी है तो यह जानना बहुत दिलचस्प रहेगा कि वही कमीशन है जिसे हिल्टन एंड यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मूल स्वरूप, आरबीआई के कार्य, ये सब बातें हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे जिसका नाम ही आरबीआई है। मगर अभी उस बात को यहां पे जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस वीडियो का मुद्दा है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द सेम इंस्ट्रूमेंट जिसको कि आरबीआई इस्तेमाल करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। आरबीआई के फंक्शंस में से एक फंक्शन यह भी है कि आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मैं क्यों यह बात यहां आपको बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको बैंकिंग सिस्टम की थोड़ी समझ रहेगी तो आपको यह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आखिर बैंक आरबीआई की बात मान क्यों लेते हैं। चूंकि इंस्ट्रूमेंट्स की गिनती एक से ज्यादा है तो इस वीडियो के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मैंने चुना है उसका नाम है रेपो रेट। जी हां, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट आरबीआई के हाथों में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आरबीआई करता है।
रेपो रेट के बारे में मैं आपको कुछ बातें विस्तार से बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी बातें बताता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रेपो रेट आपको कैसे प्रभावित करता है। जब कभी आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों के पास फंड्स अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी कि अब वो थोड़े सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई से कुछ फंड ले सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी में कोई शॉर्टफॉल चल रहा होता है। अब जबकि बैंकों के पास सस्ते रेट पर पैसे आ गए तो वो इन पैसों को मार्केट में सस्ते रेट पर इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अब लोगों को लोन थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो सीधा सीधा संबंध रेपो रेट का आपको मिलने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट के साथ ये है कि अगर रेपो रेट कम होगा तो आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, और अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो आपको न केवल महंगे रेट पर मिलेगा लोन बैंकों से आपके पर्सनल ज़रूरतों के लिए, आपके होम लोन्स के लिए, आपके छोटे मोटे बिजनेस नीड्स के लिए, बल्कि लोन की प्रोसेस को भी बैंक्स थोड़ा उस समय टफ बना देते हैं ताकि उन्हें कस्टमर्स के साथ संबंधों को बनाए रखने में आसानी हो। और जब ऐसा होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और अब आरबीआई ये चाहता है कि नहीं, अगर इस समय पर लोग इतने पैसे अपने पास से खर्च करते रहेंगे, पैसे खर्च करते रहने का मतलब है कि डिमांड जाहिर करते रहेंगे। भाई पैसों के होने पर ही तो आपकी डिज़ायर डिमांड बनती है। डिमांड और डिज़ायर, नीड्स और वांट्स, इन सब बातों पर बहुत बेसिक सी वीडियो इकोनॉमिक्स में रुचि रखने वालों के लिए मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। फिलहाल इतना समझिए, जब आपके पास पैसे हैं और आप वो देने के लिए तैयार हैं तो आपकी डिज़ायर डिमांड के फॉर्म में है, और डिमांड ज़्यादा होने पर चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। चीज़ों के दाम बढ़ने का मतलब होता है इन्फ्लेशन बढ़ना। इन्फ्लेशन बढ़ना गवर्नमेंट को, आरबीआई को एक हद से ज़्यादा पसंद नहीं आता। पसंद आता तो हमें भी नहीं है। हमें क्यों आएगा? अरे चीज़ें महंगी हो रही हैं। क्योंकि हम सेलर भी हैं और हम बायर भी हैं, इसलिए हमें पसंद भी आता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं आता, थोड़ा तो पसंद आता ही है। लेकिन जब हमें ख़रीदना पड़ता है तो हमें नहीं पसंद आता। जब हम बेच रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है। मगर चलिए ठीक है, अभी इन्फ्लेशन पे नहीं जाते, सिर्फ ये समझते हैं कि जब गवर्नमेंट ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। मतलब बैंकों को अब पैसा थोड़े महंगे दर पे उपलब्ध होगा, और मार्केट में जिन लोगों को पैसा बैंकों से लोन के फॉर्म में चाहिए उनको भी थोड़े महंगे दर पे उपलब्ध होगा, और इस प्रकार से लिक्विडिटी मार्केट में आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। तो ये तो हो गया आपका रेपो रेट का सीधा सीधा एक इंडिविजुअल से संबंध। लेकिन आइए मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो यही कि आखिर इसका नाम ऐसा किसने रख दिया, क्या है ये रेपो। अगर आप किताबों में देखेंगे तो आपको मिलेगा रीपर्चेज एग्रीमेंट, तो रेपा होना चाहिए था ना, रेपो क्यों हो गया? वॉट एवर इट इज, लेट दैट बी, it is related to repurchase. So repurchase of what? I have told in this video that it is the rate at which the RBI is lending to the bank. So where comes the matter of sales or purchases or the repurchases? तो मैं आपको बताता हूँ, रीपर्चेज एग्रीमेंट के जरिए ही बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है, और इसमें कुछ असेट्स या तो खरीदे बेचे जाते हैं या मॉर्टगेज किए जाते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, ये सब ऐसे एसेट्स हैं जिनकी रीपर्चेज की बात होती है इस रेपो ऑपरेशन में, और वहीं से इसका ये नाम आया है रीपर्चेज ऑपरेशंस।
and the rate related to this is repo rate. एक दिलचस्प बात यह है कि रीपरचेज किए जाने वाले असेट्स के लिए जो एग्रीमेंट लिखे जाते हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ दिनों के या इवन एक दिन का भी हो सकता है. आरबीआई ये भी कह सकता है आज ले जाओ इस रेट पर तुम लोन, कल जब तुम यही एसेट मेरे पास वापस लाओगे तो मैं तुमसे थोड़े महंगे दाम पर वापस खरीद लूंगा. ऐसा ही इस रीपरचेज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बहुत छोटे टर्म के लिए होते हैं, सारे के सारे शॉर्ट टर्म में हो, ऐसा नहीं होता है. 2 साल लंबे भी होते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट्स. डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वोलेटिलिटी एंड अदर कंडीशंस. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, these repo rates can be changed every day. मगर आरबीआई ऐसा नहीं चाहेगा कभी भी कि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करने पड़े. पिछले साल के घटनाक्रम को अगर आप देखें तो फरवरी से लेकर तकरीबन नवंबर तक हर महीने ऑलमोस्ट रेपो रेट में बदलाव आया. उसके बाद एक पॉज आ गया और फिर अगला बदलाव हमने सीधे इस वर्ष मार्च में देखा. और मार्च में तो इसकी ज़रूरत समझ में ही आ रही है. भाई लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में, रेपो रेट कम करना पड़ेगा. जो मैंने बताया उसका सीधा और बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल यहीं उपलब्ध है. आंकड़ों की बात करें तो रेपो रेट पिछले 2 महीनों में स्टेप बाय स्टेप कम किए गए हैं और अब तक के अपने सबसे निचले स्तर मतलब 4% पर चल रहे हैं. इसका मतलब है कि आरबीआई, गवर्नमेंट और बैंक्स इस समय इस बात के लिए कमर कस के तैयार हैं कि भाई आओ और लोन ले जाओ. समय की यही डिमांड है और रेपो रेट में हुए बदलाव यही इशारा दे रहे हैं. इस वीडियो में मैंने आपको रेपो रेट के बारे में बताया और अगले आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके ऐसे अन्य सभी इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा. Or through this video, whatever graphs and stats has been shown on the screen, if you want you can go through them. That is actual and verified data. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा और कंटेंट लेकर आपके पास आते रहें. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस.